नमस्ते एवरीवन। आज पढ़ेंगे अपन बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में यूनिट सेकंड। इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत अपन युग्मक जनन, युग्मक की संरचना, अंडों के प्रकार, निषेचन और अनिषेक जनन की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखेंगे अपन युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। और जो युग्मक जनन होगा ये दो प्रकार से होता है, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं और अंड जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होने के बाद देखेंगे अपन युग्मक की संरचना एंड किस प्रकार दिखा देता है शुक्राणु और किस प्रकार होता है अंडाणु। शुक्राणु गतिशील होगा, लंबा होगा और कशाभिका द्वारा गति करता है, जबकि अंडाणु अगतिशील होता है, संरचना गोल होती है। इसके बाद देखेंगे अपन अंडों के प्रकार, क्योंकि पित्त की मात्रा के आधार पर अंडे देखेंगे अपन, पीत के अंडे, अतिपीत के अंडे, सूक्ष्म पीत के अंडे देखेंगे। उसके बाद निषेचन की प्रोसेस किस प्रकार संपन्न होती है, यानी किस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होगा अलग अलग जंतुओं में, तो निषेचन को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पर अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के भी जंतुओं का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, यानी अनिषेक जनन कौन कौन से जंतु दर्शाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से देखा जाता है। फर्स्ट देखेंगे अपन शुक्र जनन, दूसरा होगा अंड जनन। शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा और शुक्र जनन की जो प्रोसेस होगी वो टेस्टिस यानी वृषण में संपन्न होती है। अंड जनन की प्रोसेस अंडाशय में संपन्न होगी और अंड जनन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से संपन्न होगी, एक स्पर्मेटिड्स का निर्माण होना, दूसरा होगा शुक्रकयांत्रण, यानी कि अगतिशील शुक्राणु से गतिशील शुक्राणु का बनना, इसे बोलते हैं अपन शुक्रकयांत्रण। तो दो भागों में बटी हुई होती है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण और शुक्रकयांत्रण का निर्माण। स्पर्मेटिड्स का निर्माण भी तीन प्रोसेस में बटा हुआ होगा, तीन अवस्थाएं होगी, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। तो देखते हैं अपन फर्स्ट शुक्र जनन, यानी शुक्र जनन के द्वारा किस प्रकार शुक्राणुओं का निर्माण होगा। शुक्र जनन की क्रिया नर के अंदर संपन्न होगी, नर में वर्षण में कहां पर शुक्र जनन नलिकाओं में, और इन शुक्र जनन नलिकाओं में आधे जनन कोशिका या शुक्र जनन कोशिका होगी, और इन शुक्र जनन कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि इन शुक्र जनन कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी कि इनका गुणन होगा। तो इन शुक्र जनन कोशिकाओं से क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बन जाएगी बहुत सारी। अब ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिका यानी प्रत्येक कोशिका अपने आकार में दुगनी वृद्धि करेगी। तो अपन एक यहाँ पर क्या ली, एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका ली, उसको क्या किया अपन ने दुगनी वृद्धि कर दी, यानी जस्ट डबल कर दिया। तो इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी इसकी जो साइज होगी साइज को डबल हो गया, डबल हो जाना, यानी वृद्धि अवस्था को दर्शाती है। इसे बोलेंगे अपन प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका। अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ होगा। जो अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ होता है वो न्यूनतम होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इसमें जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका द्विगुणित होगी, तो इस अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो एक कोशिका से यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से क्या बनेंगे, दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। ये किसके अंदर बढ़ रहे हैं अपन, परिपक्वन अवस्था के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ संपन्न हुआ, संपन्न होने से क्या बने, दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनी। अब इस अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ होने के बाद
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो दो कोशिकाओं से दो द्वितीय स्फेनोइड कोशिकाओं से कितने 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होगा। तो अगर कोशिका द्वितीय स्फेनोइड कोशिका n है तो बनने वाली भी क्या होगी n। तो कितने बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। अगर 4 स्पर्मेटिड शुक्राणु का निर्माण करेंगे तो शुक्राणु में बदलने के लिए इनमें क्या होगा शुक्र कायांतरण होगा, जिससे क्या होगा ये जो स्पर्मेटिड होंगे गोल होंगे अचल होंगे अगतिशील होंगे। तो शुक्र कायांतरण के दौरान क्या होगा इनके केंद्रक में परिवर्तन होगा, कहीं केंद्रक से जल आने ये बाहर निकलेगा, जिससे इनका केंद्रक क्या हो जाएगा चपटा, और केंद्रक चपटा होने की वजह से लंबा हो जाएगा। इनमें पूंछ का निर्माण होगा, इसमें मध्य भाग बनेगा, जिससे इनमें क्या होगी गतिशीलता मिलेगी। शुक्राणु जो गतिशील होते हैं वो कशाभिका की वजह से होते हैं, यानी शुक्राणु में जो गतिशीलता पाई जाती है वो कशाभिका के द्वारा प्रदान की जाती है। देखते हैं अपन स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। स्पर्म या शुक्राणु 4 भागों में बटा हुआ होता है। शुक्राणु शीर्ष, उसके बाद अपन ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। शुक्राणु की संरचना 4 भागों में बटी हुई होती है। शुक्राणु शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग, शुक्राणु पूंछ। शुक्राणु शीर्ष का निर्माण केंद्रक व एक्रोसोम से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाए के द्वारा होता है। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम बना होगा वो गोल्जिकाए के द्वारा बना होगा, और इस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एक्रोसिन और हाइलुरोनिडेज। ये दोनों एंजाइम अंडाणु में 2 आवरण प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर की ओर होगा कोरोना रेडिएटा, अंदर की ओर होगा जोना पेलुसिडा। तो जैसे ही अंडाणु के संपर्क में स्पर्म आएगा तो स्पर्म में एक्रोसोम जो पार्ट होगा वो अंडाणु के टच में होगा, संपर्क में होगा, और संपर्क में होगा जिसमें जो एंजाइम होंगे स्पर्म लाइसिन्स वो इस अंडाणु के आवरण को गला देंगे। हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को गलाता है और एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को गलाता है। इस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं, यानी शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाएगा और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद इसमें शीर्ष भाग के बाद ग्रीवा भाग होगा। ये ग्रीवा भाग शीर्ष भाग को मध्य भाग से जोड़ता है, और इस ग्रीवा भाग में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र केंद्रक के पास होगा, दूरस्थ तारक केंद्र मध्य भाग है कि नेपन कर्णाचक के पास में प्रेजेंट होता है। समीपस्थ तारक केंद्र का काम भ्रूण अवस्था में विदलन को स्टार्ट करना होता है। विदलन यानी कि भ्रूण अवस्था में होने वाला समसूत्री विभाजन ही विदलन कहलाता है। दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो मध्य भाग होगा, और इस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की एक पतली परत पाई जाती है, इसे नेपन कर्णाचक कहते हैं। और इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। तो शुक्राणु को जो गतिशीलता मिलती है वो गतिशीलता पूंछ के द्वारा गति करता है शुक्राणु, लेकिन जो ऊर्जा का जो संचार होगा, ऊर्जा का जो भंडार होगा, लगातार जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा शुक्राणु को, वो नेपन कर्णाचक होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा
लगातार ऊर्जा प्रदान की जाती है। और इनके पास में यानी नेबन कर्ण आचर के पास में कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है जिसे मेन चेट परत कहते हैं। और इसमें नेबन कर्ण आचर के पास में मुद्रिका तारा केंद्र होगा। ये मुद्रिका तारा केंद्र इन माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में जाने से रोकेगा। इसके बाद अगला पार्ट होगा शुक्राणु की पूंछ। शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है, गतिशीलता प्रदान करता है शुक्राणु को, पूंछ होती है। और इस पूंछ में तंतुओं की व्यवस्था 9+2 पाई जाती है। और ये शुक्राणुओं का सबसे लंबा भाग होता है। नर मनुष्य के द्वारा एक बार में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु त्यागे जाते हैं। और इन शुक्राणुओं में से 60% शुक्राणु सामान्य आकार और आकृति के होते हैं, आकार और आकृति के होंगे। लेकिन इनमें से बचे 40% शुक्राणु तीव्र गतिशीलता दर्शाते हैं, यानी निश्चय के लिए तीव्र गतिशीलता दर्शाएंगे। यानी एक बार में मनुष्य लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु का त्याग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अंड जनन। अपन ने शुक्र जनन को कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना अंड जनन। थैंक्स।